नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह रिपोर्ट 2000-2045 में विश्व की मधुमेह राजधानी के रूप में भारत को बताया गया है। ऐसे में ये बात तो स्पष्ट है कि मधुमेह रोगियों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। लेकिन सिर्फ यह भारत की ही नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्या है, क्योंकि विश्व भर में मधुमेह पीड़ित रोगियों की संख्या बहुत है। अगर केवल भारत में बात करें तो विश्व में सर्वाधिक देशों में मधुमेह पीड़ित रोगियों की संख्या के मामले में भारत अग्रणी है। 101 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पर इससे प्रभावित हैं। वहीं विश्व के अन्य देशों में अगर आप देखें तो चीन में भी 14.8 करोड़, अमेरिका में 4.2 करोड़, इसके अलावा पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहां भी 3.6 करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये रोग जो है सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक रूप से लोगों को कितना प्रभावित करता है। ऐसे में भारत में इसके लिए एक प्रयास हुआ। उस प्रयास को ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और साथ ही MDRF के द्वारा ये एक पहल की गई, जिससे कि जो डायबिटिक लोग हैं उनसे निपटने के लिए इस फील्ड में शोध कार्य को और बढ़ाने के लिए देश का पहला डायबिटिक बायो बैंक बनाया गया है। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी। हम समझेंगे डायबिटिक बायो बैंक, जो कि देश का पहला डायबिटिक बायो बैंक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। आज इस शीर्षक के अंतर्गत भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक क्या है इसको समझेंगे। बात हमने खबर की चूंकि भारत का पहला है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। कोई भी चीज अगर पहली होती है, देश में पहली होती है, तो अपने आप में उसकी महत्ता बढ़ जाती है। इसी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। तो समझेंगे कि डायबिटिक बायो बैंक क्या है, इसके माध्यम से वो कौन सी पहलें की जाएंगी। इसके अलावा डायबिटिक या मधुमेह लोग जो पीड़ित होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, किस प्रकार का होता है, सबसे ज्यादा कैसे ये लोगों को प्रभावित करता है, इसके संबंध में भारत सरकार के द्वारा क्या नीतियां अपनाई गई हैं, उन नीतियों के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, इसकी जिम्मेदारी हम हमेशा की तरह आपके ऊपर छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस खंड को। स्वास्थ्य खंड से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बता दें कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा, क्योंकि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा आपको चलना होगा। इसके लिए आपको पता नोट करना होगा, C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा यूपी। साथ ही साथ विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो नंबर दिया गया है 9311406440, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। वहीं यूपीएससी जीएस फाउंडेशन की बात करें, प्रयागराज में 2 जनवरी 2025 से हिंदी माध्यम की क्लास शाम 6 बजे, इंग्लिश मीडियम की क्लास 5:30 बजे से प्रारंभ हो रही है। लखनऊ की बात करें तो हिंदी माध्यम की क्लास 23 दिसंबर से सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ हो रही है। बात खबर की करते हैं तो खबर क्या है? खबर यह है कि इंडिया सेटअप द फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक इन चेन्नई। कहां पर स्थापित किया गया? चेन्नई में। हियर व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट? सब इसका महत्व क्या है, इसकी दिशा में हम बात करेंगे। तो देखिए, चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्टेबल हो गया है। और डायबिटीज और इससे संबंधित जो भी स्वास्थ्य विकार हैं, इसका मतलब कि डायबिटीज अर्थात मधुमेह से संबंधित और इससे रिलेटेड भी जो स्वास्थ्य विकार है, उस दिशा में अब इस बैंक के माध्यम से शोध होंगे। यहां पर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और इस जो वैश्विक बीमारी है, भारत जिसके मामले में अग्रणी है, इससे निपटने की कोशिश की जाएगी। अब भारत में इसमें अगर आप देखें तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं, अर्थात इस रोग से, मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। वहीं 13.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक हैं, अर्थात अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो डायबिटिक हो जाएंगे। इस दहलीज पर वो खड़े हैं कि उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं पर अगर कुछ आंकड़े आप देखें, महिलाओं का एक आंकड़ा है, 1990 की अगर बात करें तो 11.9% महिलाएं ही डायबिटिक थी, अर्थात मधुमेह से पीड़ित थी। लेकिन 2022 तक आते आते ये आंकड़ा 21.4% पहुंच जाता है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लैंसेट की एक रिपोर्ट है 2022 की, जिसमें कहा गया कि 62% लोग ऐसे हैं जो कि इसके उपचारों से अभी दूर हैं, अर्थात उन पर उपचार अगर नहीं किया गया तो वो प्री डायबिटिक सिचुएशन में है, वो डायबिटिक हो सकते हैं। तो इस दिशा में सोचने की आवश्यकता थी, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया और इस दिशा में ये हम पहल कह सकते हैं। डायबिटिक बायो बैंक की, डायबिटीज के लिए जो बायो बैंक बनाया गया, एक पहल के रूप में इसको देखा जा रहा है। भारत का यह पहला बायो बैंक है, चेन्नई में स्टेबल हुआ है। कौन स्टेबल करने में भूमिका की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और साथ ही साथ MDRF, इन दोनों की भूमिका इसमें दिखाई देती है। MDRF अर्थात मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन अब इन दोनों के सहयोग से कार्य करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, उद्देश्य यह है कि डायबिटीज के कारणों और इससे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसका ये अध्ययन करने के लिए
मानव शरीर से जो सैंपल होते हैं उसको इकट्ठा करेगा। जैसे मानव शरीर से अगर किसी भी जानकारी को आपको लेना है कि हमारा शरीर बीमार है कि नहीं है, तो आप अलग अलग चीजों के सैंपल लेते हैं। वो ब्लड का सैंपल हो सकता है, वो किसी अन्य चीज का सैंपल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ये भी उन दूसरे माध्यमों की तलाश करेगा जिससे कि उन सैंपल के माध्यम से हम डायबिटीज बीमारी को पकड़ सके। साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देगा। इस फील्ड में रिसर्च को बढ़ाने का काम यह बैंक करेगा ताकि जो वैज्ञानिक हैं इस दिशा में शोध कर सकें और इसकी बढ़ती दर है उस पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ हम दीर्घकालिक जो अनुसंधान है, लंबे समय तक रिसर्च को करके इसकी दिशा में काम करके हम एक रास्ता निकाल सके। साथ ही साथ आपने कोविड-19 के टाइम पर देखा होगा भारत का योगदान उसमें था, तो निस्संदेह डायबिटीज के फील्ड में भी भारत के योगदान को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उस दिशा में भी इस पहल को देखा जा रहा है। बायोबैंक एक उन्नत तकनीकी का उपयोग करेगा। इसमें जितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके माध्यम से जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे उसको साझा किया जाएगा वैज्ञानिकों के साथ, ताकि एक जगह जब सैंपल कलेक्ट होंगे तो उसके आधार पर डेटा का विश्लेषण होगा, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएंगे और फिर उसके आधार पर पॉलिसीज या नए नए निष्कर्ष जो होंगे उसके समाधान तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। नए बायोमार्करों की भी पहचान की जाएगी। जैसे कि हम किसी भी बीमारी के समय यह पता लगाने के लिए ब्लड जैसे जांच करते हैं, उसी प्रकार कुछ नए बायोमार्कर क्या हो सकते हैं जिसको की मार्क करके जिसकी जांच करके हम डायबिटिक लोगों का पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके को भी देखा जाएगा। वो नए तरीके इजाद किए जाएंगे जिससे कि जल्दी पता चल सके कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है कि नहीं है। 2 प्रमुख अध्ययन के नमूने इसमें कलेक्ट किए गए जिससे कि भविष्य में शोध में मदद मिलेगी। वो कौन कौन से 2 रिसर्च थे, कौन कौन से 2 अध्ययन थे, तो देखिए ICMR इंडिया बी और युवा ऑनसेट डायबिटीज अध्ययन, ये 2 ऐसे अध्ययन थे जिसके आधार पर इस बैंक की आधारशिला रखी गई है। तो इन 2 अध्ययनों को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अब देखिए ICMR इंडिया बी और युवा ऑनसेट डायबिटीज अध्ययन, ये 2 ही ऐसे रिसर्च थे जिसके आधार पर जो निष्कर्ष आया उसके बाद हम इस पहल को साकार रूप दे सके हैं। इसमें क्या बात थी, तो देखिए इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज स्टडी 2008 से 2020 तक ये अध्ययन किया गया। इसका उद्देश्य ही था कि भारत में जो मधुमेह के रोगी हैं और जो भी गैर संचारी बीमारियां हैं, इसका मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उन बीमारियों के संदर्भ में उसकी स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाए, जिससे कि भारत के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में अध्ययन किया गया। और इस अध्ययन में 1.2 लाख से अधिक व्यक्तियों का एक सर्वेक्षण किया गया। उस सर्वेक्षण के बाद जो बातें सामने आई वो ये आया कि 10.1 करोड़ लोग से ज्यादा डायबिटीज से प्रभावित हैं। तो ये निष्कर्ष निकल के आया इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो अध्ययन था इसमें। और दुनिया के सबसे बड़े डायबिटीज प्रभावित देशों में से भारत एक है। स्वास्थ्य के लिए इसको एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा गया। साथ ही साथ जो प्री डायबिटिक लोगों की संख्या है वो 13.6 करोड़ है। इसका मतलब यह है कि प्री डायबिटिक लोगों के ब्लड में शर्करा की मात्रा इतनी है कि वो डायबिटीज की ठीक निचली श्रेणी में है। अगर थोड़ा भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो डायबिटिक श्रेणी में चले जाएंगे। तो इस लिहाज से भारत की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा होने के कगार पर है, या है ये हम कह सकते हैं। इसीलिए भारत को जो रिपोर्ट थी उसमें डायबिटिक राजधानी के रूप में भी इंगित किया गया है। अगर समय पर इलाज और इनकी जीवन शैली में सुधार नहीं किया गया तो डायबिटीज में बदल सकता है। दूसरी जो बात है वो है मेटाबॉलिक या गैर संचारी बीमारियां हैं, उसके संबंध में भी अध्ययन किया गया। इसलिए किया गया गैर संचारी जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं, क्योंकि उनका संबंध भी डायबिटीज से है। जैसे हार्ट पेशेंट कोई है, हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां हैं, ये सभी डायबिटीज से इंटरकनेक्टेड है, इनका गहरा संबंध है। तो ये अध्ययन ये समझने में मदद कर रहा है कि कैसे इन बीमारियों का बढ़ना डायबिटीज को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ जो दूसरी रिपोर्ट थी, दूसरा अध्ययन था, वो था युवा ऑनसेट डायबिटीज रजिस्ट्री। इसको बेसिकली युवाओं पर केंद्रित किया गया और इसमें यह देखा गया कि जो किशोरावस्था के बच्चे हैं और जो युवा लोग हैं उनमें डायबिटीज की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए 5546 प्रतिभागी इसमें भाग लिए। और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 जो 2 प्रकार के डायबिटीज हैं, इन दोनों मामलों को देखा गया। तो उससे जो निष्कर्ष निकल कर आया वो ये देखा गया कि जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें जो औसत आयु है, किन लोगों को ये ज्यादा प्रभावित कर रही है, वो औसत आयु निकल के आ रही है डायग्नोस होने के बाद 12.9 वर्ष। मतलब टाइप 1 डायबिटीज के मामले के लिए जिन लोगों को ये अपने चपेट में लेती है उन लोगों की औसत आयु 12.9 वर्ष है। वहीं पर टाइप 2 डायबिटीज की अगर बात की जाए, जो कि अमूमन पहले प्रौढ़ लोगों को अपने चंगुल में लेती थी, वहां पर अगर देखा जाए तो अब युवाओं में भी इसका चलन बढ़ रहा है और इसकी औसत आयु निकल कर आई 21.7 वर्ष।
अब ऐसी दिशा में निष्कर्ष ये निकला कि CMR इंडिया बी अध्ययन के माध्यम से ये निष्कर्ष निकला कि भारत में मधुमेह एक बड़ा सार्वजनिक संकट है, इस तौर पर यह बात कही जा सकती है। और दूसरा जो ऑनसेट डायबिटीज रजिस्ट्री है, ये इसके माध्यम से जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि डायबिटीज अब केवल वृद्धावस्था की समस्या नहीं है, बल्कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि अब ये युवाओं और बच्चों को भी प्रभावित कर रही है। ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दें कि डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, मधुमेह जो बीमारी है, इसमें शरीर में हमारे इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है और ये रक्त शर्करा, ब्लड शुगर जो हमारा होता है, उसके लेवल को हमारे बॉडी में कंट्रोल करने का काम करती है। और या तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी या शरीर जो होगा वो इंसुलिन का ठीक से उपयोग ही नहीं कर पाएगा। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन में शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी और दूसरी में अगर इंसुलिन है लेकिन वो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है हमारे शरीर के द्वारा, तो ये दो कंडीशन होती हैं। इसीलिए इसको टाइप 1 और टाइप बी में बांटा गया है। तो देखिए, एक हार्मोन है बेसिकली इंसुलिन, जो कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। टाइप 1 जो मधुमेह है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, जब टाइप 1 मधुमेह किसी व्यक्ति को होगा तो इसमें जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो इम्यून सिस्टम है, वो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं पर हमला कर देता है, जिसमें कि हमारा इंसुलिन उत्पादन ही बंद हो जाता है, क्योंकि बीटा कोशिकाएं इंसुलिन उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब रोजाना इंसुलिन लेने की ऐसी दशा में आवश्यकता पड़ जाएगी। देखिए, इस फिगर में आप देखिए, यहां पर बेसिकली जैसे माइक्रोफेज हो गया, टी सेल्स होगी, या इनके द्वारा उत्पादित होता है साइटोकाइंस। अब ये क्या करेंगे, ये अटैक कर देंगे कोशिकाओं के ऊपर, जो बीटा कोशिकाएं हैं जो अग्नाशय के ऊपर पाई जाती हैं, जो बेसिकली इंसुलिन के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब जब इन्हीं को ये नष्ट कर देंगी तो इंसुलिन जो है जनरेट ही नहीं होगा। ऐसी दशा में हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा आता है आपका टाइप 2 मधुमेह। टाइप 2 मधुमेह में क्या होता है, जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या जो होती है वो कम हो जाती है, और जब उनकी संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वो शरीर में मौजूद तो रहेंगे, लेकिन पर्याप्त संख्या न होने की वजह से वो इंसुलिन जो है वो जितनी शर्करा कंट्रोल करनी चाहिए वो मात्रा कंट्रोल नहीं कर पाता। अब ये कैसे होता है, तो देखिए, एपोप्टोसिस एक प्रक्रिया है, एपोप्टोसिस। इसमें क्या होता है, ये कोशिकाएं जो बीटा कोशिकाएं होती हैं इनका क्षय होने लगता है, इनकी क्षति बढ़ जाती है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन, प्रोडक्शन घट जाएगा। अब जाहिर सी बात है, कहीं पे 100 लेबर है, वो जितना काम करेगा और वो लेबर की संख्या 25 हो गई तो वो लेबर कम हो गए, तो उतना काम नहीं होगा, प्रोडक्शन उतना नहीं होगा। तो वही हाल ये, बीटा कोशिकाओं की संख्या कम हो रही है, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन, उत्पादन कम हो रहा है। इसमें एक प्रक्रिया होती है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं अपने शरीर में, अपने जो कोशिकाओं की बॉडी हम कह सकते हैं, सेल तो खुद ही एक छोटी इकाई है, अगर उसको एक बॉडी के तौर पे आप देखें तो वो अपने अंदर जो भी खराब पदार्थ होते हैं उसको निकालने का काम करती हैं। हम कह सकते हैं कि जो खराब चीजें हैं उसको फिल्टर करके बाहर हटाने का काम करती हैं। जब ऑटोफैगी होगी तो बेकार सामग्री हटेगी, लेकिन जब ये प्रक्रिया रुक जाएगी, ऑटोफैगी की प्रक्रिया ही धीमी हो जाएगी, तो टाइप 2 मधुमेह में यही काम होता है कि ये प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। तो कोई भी सेल होगी, उसके अंदर कोई खराब सामग्री आती है तो उसको हटा नहीं पाएगी और धीरे धीरे वो सेल क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। एक काम होता है लिपिड ड्रॉपलेट्स का संचय। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उसमें वसा का जमाव बढ़ने लगता है, और ऐसी दशा में ग्लाइकेशन एक प्रक्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है जो बिना एंजाइम के होती है। इसमें जो शर्करा होती है वसा या प्रोटीन से वो बॉन्ड बना लेती है, तो वसा की जो हम कह सकते हैं जमाव बढ़ने लगता है, तो ये भी उस सेल के लिए हानिकारक होता है। फिर TFEB और LAMP2, ये इन कुछ विशेष प्रोटीन है, इन प्रोटीनों की भी कमी होती है, इसकी वजह से टाइप 2 मधुमेह रोग होता है, जैसा कि यहाँ दोनों चित्रों में आपको दिखाया गया है। तो ये स्थिति टाइप 1 और टाइप 2 की होती है। बेसिकली हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा का बैलेंस खराब होना या उनका निर्माण ही ना होना, इस वजह से हमको ये बीमारी होती है। अब भारत में इसके लिए कुछ नीतियां भी बनाई गई, कुछ कार्यक्रम चलाए गए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको NPNCD शॉर्ट में कहते हैं। इसमें क्या हुआ, जो राज्य हैं, अलग अलग राज्यों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए उसी के आधार पर डायबिटीज के लिए ग्लूकोमीटर हो गया या दवाइयां होगी, ये प्रदान की जाती हैं। तो ये कार्यक्रम था। इसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन, इसके तहत जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग की गई। ये देखा गया कि जो आम गैर संचारी रोग हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उसमें जैसे डायबिटीज हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, कैंसर हो गया, इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्क्रीनिंग की गई। और इसमें बेसिकली 30 साल से अधिक की आयु के लोगों को लक्षित किया गया था। तो इसके अंदर भी डायबिटीज सम्मिलित थी। तो हम कह सकते हैं जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत भी इसके लिए पहल की गई थी। अगला है ईट राइट इंडिया। इसके तहत जो FSSAI है,
स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत ये शुरू किया गया एक अभियान था। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था कि जो चीनी होती है, जो नमक होता है और वसा की खपत को कम करना, जिससे कि लोग डायबिटिक ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ फिट इंडिया और खेलो इंडिया जो मूवमेंट था, यह आंदोलन युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक वही लोग होते हैं जो व्यायाम नहीं करते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। विशेष रूप से जो AGEs अर्थात एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, एक हानिकारक कंपाउंड होता है, हम कह सकते हैं, जो हाई टेम्परेचर पर जो कोई चीज फ्राई कर दी जाती है, ग्रिल कर दी जाती है, रोस्ट कर दी जाती है, तो ऐसी दशा में जो जंक फूड होते हैं, या तो उन लोगों में डायबिटीज की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, या तो जो व्यायाम नहीं करेंगे, बहुत स्थिर रहेंगे, तो ऐसी दिशा में इन लोगों में डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि फिट इंडिया और खेलो इंडिया जीपी मूवमेंट इसके लिए लाभकारी है। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसके अंतर्गत की कई रोगों के लिए जन औषधि सस्ती दामों पर, कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें जेनरिक दवाओं की बात होती है, उसमें डायबिटीज की दवाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो ये इस पहल को भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिसको आगे की राह के अंतर्गत हम सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको में जितने भी ऐसे ड्रिंक होते हैं जिसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को ले लें उदाहरण के तौर पर, तो उनके लिए वहां पर शुगर टैक्स लगा दिया गया। तो इस पहल को भी हम वहां से ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ जापान की बात करें, वहां पे एक मेटाबो कानून बनाया गया है, जिसमें कि 40+ जब किसी की आयु होती है, 40 वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, तो उसमें मोटापा की जांच की जाती है, उसके कमर का आकार देखा जाएगा, इसके अलावा उसकी काउंसलिंग की जाएगी और उसको सुझाव दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की पहल हमारे यहाँ भी की जा सकती है। साथ ही डेनमार्क में अगर आप देखें तो जो सैचुरेटेड फैट होता है उसके लिए पॉलिसी बनाई गई है कि उसका सैचुरेशन जो है, हम कह सकते हैं सैचुरेटेड जो फैट है उसके लिए ऐसी पॉलिसी बना दे कि कम से कम उसकी खपत हो। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसको हम अपने यहाँ भी ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही साथ जागरूकता सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कदम हो सकता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी हम समझें, लोगों को जागरूक करें कि नियमित रूप से इसकी जांच कराते रहें, क्योंकि मनुष्य हो के मनुष्यता का परिचय जागरूकता होता है। इसलिए अपने कर्तव्यों के रूप में इसको देखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के रोग के लिए आसपास के वातावरण को आप भी जागरूक करते रहें। अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से संभव 2025 आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आपको ऐसी सामग्री मिलेगी जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की राह को आसान कर सकेंगे, जिसमें दैनिक 10 प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न होंगे। विगत वर्ष के प्रश्नों के PYQ के जो प्रश्न हैं उनके गहन विश्लेषण के आधार पर इनको तैयार किया गया है। 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न भी होगा, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग होगी, सामान्य अध्ययन समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज होगी और सभी उम्मीदवारों के लिए इसका ओपन एक्सेस है। तो आप इसको एक्सेस करके अपनी परीक्षा की राह को आसान बना सकते हैं। अपनी बारी अभ्यास प्रश्न की है, तो आइए आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए देते हैं, जिसका जवाब आपसे अपेक्षित है कमेंट बॉक्स में। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां स्थापित किया गया है? विकल्प आपके सामने है, बंबई, दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद। तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।